नमस्कार, सुप्रभात। कल नेट नहीं चल रहा था जिसकी वजह से वीडियो नहीं चल पाया। आज हम लोग फिर से वही शुरुआत करेंगे, मानक हिंदी। तो वीडियो ठीक से चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है तो आप पढ़िए। ये वीडियो मैंने पब्लिक नहीं किया है, ये वीडियो अनलिस्टेड कर दिया है और केवल उन्हीं लोगों को वीडियो मिल पा रहा है जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। तो अगर अभी आपने एडमिशन नहीं लिया और मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है और आप यूजीसी नेट नए पाठ्यक्रम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद केवल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से ये वीडियो आपको मिल पाएंगे। इसलिए आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। मानक हिंदी का जो व्याकरण है उसमें 2 नियम कल मैंने बताए थे। आज का तीसरा नियम है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके 2-2 रूप चलते हैं। जैसे गर्दन और गर्दन, गर्मी और गर्मी, ये दोनों रूप ही सही हैं और दोनों को ही सही माना गया है, मानक माना गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, दोनों को ही मानक माना गया। कुर्सी, ठीक। बर्दाश्त, ठीक। तो इस तरह से 2-2 रूप इन सबके माने गए हैं। दोबारा, 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 दोनों को ही मानक माना गया। दुकान और दुकान, लेकिन दुकान और दुकान में दुकान प्रयोग तो होता है लेकिन ये अशुद्ध है। दुकान क्या है? शुद्ध है। बीमारी और बीमारी, इन दोनों में कौन सा शुद्ध है? बीमारी अथवा बीमारी क्या शुद्ध है? छोटी ई की मात्रा लगा वाला या बड़ी की, तो शुद्ध होता है बीमारी। बाद में बड़ी की मात्रा जिसमें लगा है वो शुद्ध है, बीमारी। मानक भाषा के व्याकरण में कहा गया कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनमें हम कोई परिवर्तन न करें और उनको ठीक वैसे का वैसे ही ले लिया जाए, वैसे का वैसा ही ग्रहण कर लिया जाए। अब देखिए, जैसे आपको कई शब्द मिलेंगे। ब्रह्मा, ब्रह्मा कैसे लिखा जाएगा? एक तो ब्रह्मा आप इस तरह से लिखते हैं और एक ब्रह्मा कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। तो अब ये था कि किस प्रकार से इसको किया जाए। एक शब्द आपके यहां आता है ग्रहीत, ग्रहीत। तो ये वाला जो है मानक नहीं है, मानक इसको माना गया। मानक कहने का तात्पर्य आप ये समझिए कि वो आप कितना सरल ढंग से इसको लिख पा रहे हैं। सहज कौन है? मतलब अगर हम दोनों लिखें तो सबसे अधिक सरलता किसमें महसूस होगी, कठिनाई किसमें महसूस होगी? तो सरलता जिसमें
महसूस हो और उच्चारण भी क्या हो, सरल हो, उसको हमने मानकीकृत करके मानक बना लिया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1 से 100 तक की गिनतियों का भी मानकीकरण किया। किसने किया? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। प्रश्न पूछा जाता है कि मानकीकरण का काम कौन करता है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय वर्तनी के मानकीकरण का कार्य करता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जैसे 17 कैसे लिखा जाएगा? 17 तो 17 शुद्ध ये लिखा गया है। फिर 31 कैसे लिखा जाएगा? तो शुद्ध होता है 31। मैंने आप सबसे कहा था कि गिनतियां आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 31 में आधा का न होकर पूरा का होता है 31, 32, 32 में एक आधा का और एक पूरा का होता है, ये सही है आपका 32। 28, 29 कैसे लिखा जाता है? तो 29 होता है शुद्ध 29। उसके बाद कुछ और है, जैसे 41 है, तो 41 तो बोला जाता है लेकिन लिखा क्या जाता है? 41। इसको किसने किया? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ऐसा मान लिया। जैसे 94 होता है कि 94 होता है? 94 कि 94? बताइए आप सब। आप सब तो कोई जवाब ही नहीं देते हैं। 94 कि 94? 94 सही बात है। बे नहीं होता, वे होता है। 88 होता है कि 88 होता है? 88 होता है। 88 कि 88? हाँ सही बात है। अब इसके बाद भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले सन 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में उठाया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले सन 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने उठाया था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, जिसमें डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा द्वारा हिंदी व्याकरण, डॉक्टर हरदेव बहारी द्वारा वर्ण विन्यास की समस्या, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा देवनागरी लिपि चिन्हों में एक रूपता और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण पर तैयार किए गए प्रतिवेदनों पर विमर्श हुआ था। यह रिपोर्ट बहुत विस्तृत है। अब इतना आपको जानना है कि सबसे पहले हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के लिए कहां से प्रयास किया गया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के द्वारा 1950 में सबसे पहले हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए प्रयास किया गया।
सबसे पहला जो इसमें चैप्टर आता है वर्तनी का मानकीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग कहते हैं हिंदी बहुत सरल है, उनसे आप हिंदी का मानकीकृत 2-4-10 शब्द पूछ लीजिए कि यही आप शुद्ध बता दीजिए, लिख दीजिए, तो मैं जान जाऊं कि आप हिंदी जो कह रहे हैं बहुत सरल है, वो सरल है। तो शुरुआत करता हूं सबसे पहले वर्तनी का मानकीकरण। पहला है वर्तनी का मानकीकरण। वर्तनी का मानकीकरण में जैसे बीभत्स सही है कि विभत्स, बीभत्स, विभत्स, इन दोनों में क्या सही है? विभीषण कि विभीषण, विभीषण कि विभीषण, बताइए। अधीन की आधीन, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए, तब मजा आएगा। फिर आप लोग शांत बैठे रहते हैं। तो विभीषण की विभत्स, विभीषण विभीषण, एक में व और एक में ब। आधीन होता है कि अधीन होता है? अधीन। उच्छ्वास, उच्छ्वास कि उच्छ्वास, बताते चलिए। अगला उज्ज्वल, कौन सा सही है? सही है। कलश या कलश, या चिहन, ये तो आप लोगों ने लगभग देखा होगा। चिन्ह सही है कि चिहन सही है? उज्ज्वल तो मान लीजिए इसमें ये सही है, इसमें कलश सही है, इसमें विभीषण सही है, इसमें विभत्स सही है, इसमें उच्छ्वास सही है। चिन्ह में बताइए कौन सा सही है? सम्मुख होता है कि सन्मुख? सम्मुख या सन्मुख? सृजन होता है कि सर्जन? बाधा होता है कि बाधा? तो बाधा नहीं होता, बाधा होता है। ये चिन्ह नहीं, चिन्ह होता है।
सन्मुख नहीं सम्मुख होता है। ये सारे परिवर्तन हिंदी के मानकीकृत करने के रूप में सामने आते हैं। आधीन सही होकर अधीन सही होता है। ऐसे प्रश्न टीजीटी पीजीटी में तो खूब पूछे ही जाते हैं और इस बार यूजीसी नेट के भी पाठ्यक्रम में इसको रख दिया है। ठीक है, तो हनुमान सही है, हनुमान की हनुमान, हनुमान सही है या हनुमान? तो ध्यान रखिए, अब हिंदी में यह हलंत वाले वर्णों को नहीं रखा जाता। हलंत्य, अंत्य मतलब अंत में जब हलंत होगा तो उसको हम सही नहीं मानते हैं। सही किसको मानते हैं? जिसमें हलंत न हो। पहले हम व्यंजनांत शब्दों को हिंदी में रखते थे, लेकिन अब हिंदी में व्यंजनांत शब्द नहीं होते, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जगत, भगवान, महान, परिषद, संसद, वाक, सम्राट, इन सारे शब्दों में अंत में हलंत होता था पहले, लेकिन अब इनका प्रयोग हलंत के तौर पर नहीं किया जाता। जगत पहले लिखा जाता था तो त के नीचे हलंत लगाया जाता था। भगवान लिखा जाता था तो न के नीचे हलंत, परिषद द के नीचे हलंत, संसद द के नीचे हलंत, जगतपति महान लिखा जाता था, न के नीचे हलंत लिखा जाता था। लेकिन अब हम हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं। एक चीज और उसमें समझ में आई कि जो हम आधा पंचमाक्षर के स्थान पर ना का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। जैसे हिंदी, हिंदी और हिंदी, इन दोनों में मानकीकृत कौन सा है? हिंदी और हिंदी कौन सा मानकीकृत है? बताइए। पहला मानकीकृत है या दूसरा? तो इसमें पहला मानकीकृत नहीं है। अंगा, या, अड़ा, ना और म के स्थान पर हम ये जो विसर्ग है ऊपर लगा देते हैं और ना का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके माथे पे बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं। तो हिंदी में हिंदी शुद्ध लिखा है नीचे वाला, शुद्ध दोनों है, लेकिन अगर मानकीकृत पूछा जाए कि इनमें मानक कौन सा है, तो मानक कौन सा है? दूसरा वाला मानक है। ठीक है, ये सारे प्रश्न टीजीटी में भी पूछे जाते हैं आपके यहां। अब और क्या क्या चीजें आई, परिवर्तन हुए? मानक हिंदी का जो व्याकरण है वो आपके यहां पूछा जाता है। मानक हिंदी का व्याकरण, मानक हिंदी व्याकरण में स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये सारी चीजें, तो हमको लगता है ये सारी आप सबको याद होगा। कुछ शब्द और हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिनमें और भी परिवर्तन आए हैं। देखिए, जब मैं साहित्य खंड पढ़ाऊंगा तब आपको खूब आनंद आएगा, लेकिन आप जानते हैं
कि व्याकरण खंड बहुत ही नीरस है। तो स्वाभाविक है आपको बुरा लग रहा होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा, और जब आप जवाब नहीं दे पाएंगे तब आपको लगेगा अगर उसी समय उसको पढ़ लेते तो काम हो जाता ना। तो इसलिए आवश्यक है कि अभी इसको पढ़ के खत्म कर लीजिए, बाद वाली स्थिति न रहे। चलिए अब हम लोग देखें उसमें करनी चाहिए, जैसे प्याला और पियाला, प्याला पियाला, पहले शुद्ध यह हुआ करता था पियाला, लेकिन पियाला का जो मानक रूप है वो क्या है, प्याला। रोशनी सही है कि रोशनी सही है, बताइए। रोशनी सही है कि रोशनी? जैसे शब्द बनता है ना, रोशन कर दिया, तो पहले प्रयोग किया जाता था रोशनी, लेकिन मानक क्या है, रोशनी। रोशनी क्या है, मानक है। जैसे दखल के स्थान पर आता था दाखिल। दाखिल अशुद्ध है, क्या शुद्ध है, दखल, मानक है ये। कुछ और शब्दों को लेता हूं, जैसे गुहार होता है कि गोहार, गुहार की गोहार। तो अभी भी गांव में कहते हैं कि गुहार लगाइए, तो गोहार नहीं होता, क्या होता है, गुहार सही होता है कि गुहार लगाइए। मोटापा की मोटापा, मोटापा चढ़ता है कि मोटापा चढ़ता है? लोग कहते हैं कि इसके ऊपर मोटापा चढ़ गया है ना, तो मोटापा नहीं सही होता, क्या सही होता है, मोटापा चढ़ गया है। मोटापा गलत है, सही होता है मोटापा। दोबारा सही होता है कि दोबारा? दोबारा सही है कि दोबारा, बताइए। ये तो खूब प्रयोग करते होंगे आप सब। दोबारा सही है कि दोबारा? जवाब नहीं दे रहे भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? तो सही होता है दोबारा। दोबारा जो है वो शुद्ध नहीं है, मानक नहीं है। छठा सही होता है कि छठवां? छठा, छठवां, बताइए। छठा सही है कि छठवां? सही होता है छठा। छठवां मानक नहीं है, मानक क्या है, छठा। छठवां मानक नहीं है, ठीक है। ऐसे हूबहू शब्द पूछ लिए जाएंगे आपसे। दीवार सही है कि दीवाल? दीवार सही है कि दीवाल? वॉल माने होता है क्या, दीवाल, वॉल। वॉल में दी लगा दिया, दीवाल। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण ये शब्द बन गया दीवाल, लेकिन मानक क्या है, दीवार। अंग्रेजी का प्रभाव था तो दीवार बन गया। वॉल माने क्या होता है, दीवार होता है, दीवार।
तो वॉल में दी जोड़ने दीवार बन गया, लेकिन मानक क्या है? दीवार। फुर्ती होता है कि फुर्ती? फुर्ती सही है कि फुर्ती? फुर्ती सही है कि फुर्ती? बताइए। दो वाला नहीं, एक वाला सही है। मानक इसको माना गया फुर्ती। फुर्ती ये नहीं सही है, पहला वाला सही है। शुद्ध तो दोनों है, लेकिन मानक पूछेगा कि इन दोनों में मानक कौन सा है, तो फुर्ती जो है वो क्या है? मानक है। सच्चाई होता है कि सच्चाई? सच्चाई। सच्चाई होता है कि सच्चाई? तो ध्यान रखिएगा, सच्चाई होता है। सच्चाई कोई शब्द है तो, लेकिन शुद्ध दोनों है। शुद्धता के स्थान पर देखिए दोनों शुद्ध है, लेकिन पूछेगा इनमें मानक कौन सा है, किसको माना गया है? तो माना गया है सच्चाई को। इसीलिए एक रचना है, रचना का नाम है जगत सच्चाई सार। जगत सच्चाई सार एक रचना है हिंदी में। सच्चाई, सच्चाई नहीं। ठीक है। अकड़ होता है कि अक्कड़? अकड़ सही है कि अक्कड़? क्या होता है? सही है अकड़। ठीक है। शुद्ध क्या है? अकड़ है। उचाट होता है कि उच्चाट? तो शुद्ध होता है उचाट। उच्चाट कोई शब्द नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे अलग से जो व्याकरण है। ठीक है। अब उस व्याकरण में किन किन चीजों पर चर्चा होनी है? एक चीज मैंने आप सबसे कहा था, आप लोगों ने किया नहीं होगा, आलसी हैं। मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सब ले लीजिएगा, टीजीटी पीजीटी का भी और यूजीसी का भी। उसके बाद प्रत्येक चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे संबंधित प्रश्न आप एक कॉपी में अपने से नोट्स जैसा बनाते चलिए। मैंने आपको भाषा विज्ञान पढ़ाया, भाषा और बोली पढ़ाया, तो भाषा और बोली से संबंधित टीजीटी में कितने प्रश्न आए, पीजीटी में कितने प्रश्न अभी तक आए हैं, और यूजीसी में अभी तक उससे कितने प्रश्न आए हैं, वो सारे प्रश्न आप एक तरफ नोट कर लीजिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स होता है, स्वयं का नोट्स आपको ज्यादा फायदेमंद होता है। आप सोचिए कि दूसरे का नोट्स पढ़कर और आप अध्यापक बन जाएं, तो ये थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। इसलिए मित्रों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि कम से कम इतना कार्य आप करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर पास करना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं जितना कह रहा हूं उतना आप कर लीजिए तो अपने आप क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। कैसे? एक तो आप पूरे बुकलेट से खोजेंगे कि भाषा विज्ञान से कितने प्रश्न आए हैं,
तो खोजते खोजते एक बार आपकी तैयारी हो गई। और दूसरा, उसमें जो सरल प्रश्न है आपको आ रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसको मत लिखिए, लेकिन जो कठिन प्रश्न है जो आपको नहीं आ रहा है उसको क्या करिए, एक रफ में नोट करते चलिए। भाषा विज्ञान प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, हमको लगता है कि एक चैप्टर से आप अगर 25-30 प्रश्न नोट कर लिए तो वही प्रश्न हर बार आ जाता है, लेकिन आप सब करते नहीं हैं, जानते सब हैं लेकिन करते नहीं हैं। अब कहेंगे सर अगर आप अपने से बना के दे दीजिए वही नोट्स तो काम हो जाए। तो सर कहां कहां जाएंगे, ये नोट्स आपको खुद तैयार करना है। ये नोट्स अगर आप खुद अपने से तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि इतनी किसी की नहीं होती है। 2019 के जो टीजीटीपी की तैयारी कर रहे हैं उनको अभी से इस तरह का अपना नोट्स बनाने की तैयारी करनी चाहिए। अगर ऐसी तैयारी आप करें, मतलब कोई भी चैप्टर हो, उस चैप्टर से संबंधित 50 प्रश्न आपके पास महत्वपूर्ण आ जाएं। कहां से आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएंगे। अगर आप 50 प्रश्न निकाल लीजिए, मान लीजिए भाषा विज्ञान से 50 प्रश्न आपने निकाल लिया महत्वपूर्ण, जो मैंने पढ़ाया लेकिन फिर भी आपको नहीं आया, महत्वपूर्ण है, उन 50 प्रश्न को आपने केवल प्रश्न उत्तर, चारों ऑप्शन नहीं लिखना, प्रश्न और उत्तर। भाषा विज्ञान चैप्टर मैंने यहाँ समाप्त किया, उधर आपके पास 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, मैंने आपको नोट्स दिया और आपने उसकी तैयारी किया, मैंने आपको 50 प्रश्न यहाँ देकर सॉल्व करवा दिया, इतनी अच्छी उस चैप्टर की तैयारी हो गई, कभी नहीं भूलेगा कहीं से कोई भी प्रश्न आए। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप मन से न तो नट और जारफ होना चाहते हैं और ना ही मन से आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं। केवल कोचिंग कर लेने से कोई भी परीक्षा पास नहीं करते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है अध्यापक के साथ साथ। ठीक है, मैं भी आपको जो पढ़ाता हूं उसके लिए तैयारी करनी पड़ती, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो आपको भी उतनी मेहनत करनी है, हमको भी उतनी मेहनत करनी है, दोनों लोग मेहनत करेंगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो केवल वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं जितना कह रहा हूं उतना करते हुए भी चलिए आप सब ईमानदारी से। ये मत सोचिए कि मैं आपके घर पे क्या बुकलेट आओगे आपका नोट्स देखने आऊंगा, क्या नहीं आऊंगा तो भाई आपको नौकरी मिले या ना मिले मेरा क्या जा रहा है। दुख इस बात का होगा कि आप मेरे छात्र हो, मुझसे पढ़े फिर भी आपका चयन नहीं हुआ, केवल दुख इस बात का होगा। चलिए, अब मानक हिंदी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, मानक हिंदी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो पूछेगा कि इनमें से कौन सी चीजें मानक हिंदी के लिए उत्तरदायी हैं, या मानक हिंदी में क्या क्या होना चाहिए। पहला है बोधगम्यता। बोधगम्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए कि अगर कोई मानक हिंदी का वह शब्द है तो अगर उसमें कोई बोधगम्यता नहीं, बोध ही नहीं है कि वो क्या बोला जा रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं तो बेकार है। तो सबसे पहली विशेषता बोधगम्यता। फिर सीमितता। सीमितता, जब तक सीमित नहीं रहेगा शब्द और भाषा तब तक कैसे समझ में आएगा। तो दूसरी खास बात है सीमितता, और तीसरी है मान्यता। मानक उसी को किया जाता है जिसको समाज में मान्यता मिली रहती है, जो प्रयोग में अधिक रहता है, जो बोधगम्य होता है, जो सीमित होता है, और जिस शब्द को समाज में मान्यता मिली रहती है उसी रूप को हम क्या कर देते हैं, मानक कर देते हैं। तो इस तरीके से ये तीन चीजें आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, जिसमें बोधगम्यता, सीमितता और मान्यता ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद चौथा है कि उसकी साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। परंपरा मतलब जो शब्द मानक हम बना रहे हैं, जो मानक शब्द हैं उसमें क्या होनी चाहिए, परंपरा में वो शब्द होने चाहिए, एकाएक कहीं से वो टपक ना पड़े, इसलिए भी। फिर उसके बाद पांचवा क्या है, जो रेडियो, समाचार पत्र, न्यायालय
इत्यादि में उसका प्रयोग होते रहना चाहिए। मतलब रेडियो में भी वो खूब चलन में है, समाचार पत्रों में भी खूब चलन में है, न्यायालय में भी खूब चलन में है। इस तरीके से जो संचार माध्यम है, संचार माध्यमों में भी उसका उपयोग होते रहना चाहिए। भाषा का रूप स्थिर होना चाहिए। छठवां क्या है? स्थिरता। मानक भाषा में अगर स्थिरता नहीं है, कहीं पर कुछ लिखा जा रहा है, कुछ कहीं कुछ पढ़ा जा रहा है, कहीं कुछ समझा जा रहा है, तो वहां सबसे बड़ी बात क्या है? स्थिरता भी उसमें होनी चाहिए। एक चीज, ये सारी चीजें अगर हैं तो उसको हम मानक भाषा के तौर पर बना सकते हैं और रख सकते हैं। कल से अब मैं शुरुआत करूंगा मानक हिंदी व्याकरण, जिसमें वर्णमाला सबसे पहले पढ़ाऊंगा। वर्णमाला के बाद आपको पढ़ाऊंगा शब्द, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि पूरी चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन इस बार यूजीसी के नए पाठ्यक्रम में भी इसको जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसलिए आप सबको मन से पढ़ना है, समझना है, नोट्स आपको बनाते रहना है। बिना नोट्स बनाए कुछ काम नहीं होगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कल नोट्स बना के रखेंगे भाषा विज्ञान का? बताएं। मुझे आशा है कि सभी लोग कल नोट्स बनाएंगे। कल सबकी नोट्स तैयार होनी चाहिए। ठीक है, भाषा विज्ञान वाली प्रतिदिन का नोट्स प्रतिदिन तैयार करिए, तभी कुछ ठीक ठाक होगा, नहीं सब बेकार हो जाएगा। सारी तैयारी बेकार। भाषा विज्ञान 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग साहित्य पे उतरेंगे। साहित्य में भी आपको खूब रटना पड़ेगा, अभी तो समझना है। उसके बाद क्या है? समझना पड़ेगा नहीं, रटना पड़ेगा। साहित्य खंड आएगा तो भाषा विज्ञान जब तक चल रहा है तब तक समझ लीजिए, नहीं उसके बाद क्या है? आपको रटना पड़ेगा। तो जो लोग बनाएंगे निश्चित तौर पर उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 3-3 बार उन्हीं क्वेश्चनों के सामने से आप गुजरेंगे। तब तैयारी किसकी अच्छी होगी? आपकी होगी ना। तो कल एक बढ़िया सा पेपर ले लीजिए, भाषा विज्ञान संबंधित प्रश्न। फिर जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो इतिहास में साहित्य, साहित्यकार उसमें आप अलग कर लीजिएगा, प्रमुख कथन कारक निश्चित कर लीजिएगा, प्रमुख पंक्तियां नोट कर लीजिएगा, प्रमुख अनुक्रम या सीक्वेंस जो आता है, तो सब ऐसे अलग अलग करते जाइएगा। और जब भी पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, अलग अलग चीजें। मान लीजिए भाषा विज्ञान आपका सबसे कमजोर है और आप आधे घंटे में पूरा भाषा विज्ञान पढ़ लेंगे। कैसे? आपका नोट्स बना है भाषा विज्ञान का, तुरंत आपने खोला और आपने 50 प्रश्न भाषा विज्ञान के पढ़ लिए, भाषा विज्ञान खत्म। और वैसे भाषा विज्ञान खत्म नहीं पढ़े तब इतनी मोटी नोट्स जो आपके पास है उसमें से आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारा काम आपको अपने से करना है। ठीक है, बढ़िया। चलिए कल मिलते हैं फिर।